नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे युवाओं पर फोकस, भारी चुनाव की तैयारी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यही कारण है कि चुनावी वर्ष होने के कारण राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के प्रदेश दौरे भी लगातार हो रहे हैं। जहां अब तक भाजपा के तमाम केंद्रीय नेताओं ने आकर कमान संभालने का काम किया, वहीं कांग्रेस भी ऐसे में पीछे हटती नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी के लगातार दौरे के बाद राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल और बीते दिन शुक्रवार को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देहरादून पहुंचे। उनके इस दौरे ने संगठन को धार देने का काम किया है। आपको बता दें कि दोपहर करीब 2:30 बजे जौली ग्रैंड एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले दिवंगत कांग्रेस नेता अमर मेहता के आवास गए, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद एक निजी होटल में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक की और संगठन को मजबूती देने पर चर्चा की है। शाम को रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड में छात्रों के गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। येलो अलर्ट के बीच भारी बारिश और तेज हवा के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और युवा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे तक युवाओं से संवाद किया। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात की है। राहुल गांधी का कहना था कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, न कि निजी कंपनियों को। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस दौरे को आगामी चुनावों के लिए युवाओं को जोड़ने की बड़ी पहल बताया है। तो वहीं भाजपा का मानना है कि उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री धामी के साथ है और वो भाजपा सरकार ही है जो युवाओं के हित में लगातार योजनाएं चला रही है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप भी होते दिखाई दे रहे हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। राहुल के कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का दर्द साझा किया। नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाली देहरादून की रिया थापा के पिता मंच पर भावुक होते दिखाई दिए, जिसके चलते राहुल गांधी ने उन्हें ढांढस बंधाया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। छात्रों ने भी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। युवाओं का कहना था कि डिग्री के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम के बाद छात्रों व युवाओं का भी यही मानना था कि राजनीतिक चर्चा को छोड़कर राहुल गांधी ने शिक्षा, रोजगार जैसे असल मुद्दे उठाकर उन्हें नई उम्मीद दी है। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने राहुल का समर्थन किया तो भाजपा ने राहुल के दौरे को राजनीतिक दौरे के साथ युवाओं को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है। ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शिक्षा की इंस्टीट्यूशंस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर्स एक संगठन के नहीं होने चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो इंचार्ज हैं वो एक राजनीतिक संगठन के नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम देना सरकार का काम है, ये प्राइवेट कंपनी का काम नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट मोटिव होता है, वो सब चीज से पैसा कमाना चाहते हैं। एक होप दी है सर ने, कोई है जो छात्रों के लिए बोल रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे के बारे में बोल रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं तो संसद में इस बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है, बट बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आप उनको मेहनत और ज्यादा बोलोगे, और ज्यादा मेहनत कर लो, वो कर लेंगे। वो 1 घंटा और पढ़ लेंगे, 2 घंटे और पढ़ लेंगे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उस चीज को आप कैसे कंपेंसेट करोगे? उसके बदले आप क्या दोगे? होंगे, बट जो हमारे जो हित में कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ वही है। नहीं, राहुल गांधी ज्यादा पढ़ा लिखा नेता कोई नहीं है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाई करी है। ऐसा कोई नेता नहीं जिसने पढ़ाई करी हो करके। तो हम इस मामले में मानते हैं कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा नॉलेज उनके पास है। और सही कदम उठाए सही टाइम पे। हाँ, ये है। अभी तो आए नहीं है, आ जाएंगे तो आएंगे तो ठीक ही है। और चूंकि चुनाव आ गया है, वो भी आएंगे, अन्य पार्टियों के लोग भी आएंगे। ये चुनाव का समय है, चुनाव के लिए आ रहे हैं। पहले कभी आए होते, कोई लगाव होता, यहाँ के सैनिकों से लगाव होता, यहाँ के बहन बेटियों के साथ लगाव होता। अनेक मुद्दे आए हैं जो हमारे राज्य से अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी है। ऐसे मौकों पर कभी उन्होंने यहाँ के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम नहीं किया, कभी सहारा नहीं दिया। अब चुनाव के समय में देखिए, सबसे पहले तो हमें कहते हैं कि एक राजनीति है और राजनीति में एक स्वतंत्र राजनीति होना चाहिए और ये प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, बल्कि
एक जनता के सामने ये होना चाहिए कि कौन अच्छा काम करता है, ये साबित होने की राजनीति होनी चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी उत्तराखंड में आते हैं और छात्रों की एक गुट के साथ कोई कार्यक्रम करते हैं, तो निस्संदेह उत्तराखंड क्रांति दल भी इसको सही मानता है कि उनका एक अपना विचार है और वो छात्रों से मिल रहे हैं। देखिए, आज उत्तराखंड में जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने युवाओं के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और जहां कहीं युवाओं को संशय हुआ है वहीं स्वयं वो वहां पर जाकर के उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि युवाओं को साधने के लिए केवल कांग्रेस ही जोर दिखा रही हो। सत्ताधारी भाजपा भी मैदान को खाली छोड़ने के मूड में नहीं है और पेपर लीक के मामले आने के बावजूद भी युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। स्थिति यह है कि एक तरफ राहुल गांधी ने देहरादून में युवाओं के साथ संवाद किया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने उसी दिन देहरादून जिले में ही युवाओं के साथ संवाद करते हुए ये बताने की कोशिश की कि युवा आज भी भाजपा के साथ ही है। उधर सरकार के युवाओं से जुड़े कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस दौरे को आगामी चुनावों के लिए युवाओं को जोड़ने की बड़ी पहल बताया जा रहा है। तो वहीं भाजपा का मानना है कि उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ है और ये भाजपा सरकार ही है जो युवाओं के हित में लगातार योजनाएं चला रही है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप भी होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं संभल, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल पहुंचे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। छाछठ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। संभल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें संभल से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज संभल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। 64 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो बच्चों से भी मिल रहे हैं। संभल से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दी है और बच्चों से भी संवाद स्थापित किया। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की।
और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं युवाओं पर फोकस भारी, चुनावी तैयारी। चर्चा से मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आशीष सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष जी से करते हैं। आशीष जी, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस केवल चुनावी वर्ष आते ही सक्रिय हो जाती है और युवाओं की भावनाओं का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड में जब आपकी सरकारें रही तब भी पेपर लीक, अनियमितताएं और ये तमाम चीजें देखने को मिली थी। तो आज आप खुद को युवाओं का सच्चा हितैषी कैसे कह रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात से पूरी सहमति रखता हूं कि उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही हम सक्रिय हो जाते हैं। चुनाव आते ही सक्रिय होना राजनीतिक दलों का काम है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि पूरे 5 साल चुनाव में ही लगे रहें और चुनाव के ही मोड में रहे, जनता के कोई काम करे ही ना। भाजपा में ये कल्चर होगा, कांग्रेस में कल्चर है कि हम लगातार जनता की सेवा करते हैं और जब चुनावी वर्ष आता है तो चुनाव पर ध्यान देते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव की क्या तैयारियां की जाए। दूसरा, आपने कहा कि भाजपा के वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के समय में भी पेपर लीक होता था या इस तरह के आरोप लगाने शुरू किए। हम कह रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि वर्तमान में 2021 के बाद जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? हम इसकी बात कर रहे हैं। हम बात आज भी करते हैं, वो पुरानी झूठी सच्ची बातों को लेना शुरू कर देते हैं। भाजपा ने एक और सबसे अधिक खराब काम किया कि जब एक तरफ एक मैदान में आपसे बात हो रही थी शिक्षा पद्धति के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो आपने दूसरे मैदान में क्या बात की कि एक आर्टिस्ट को बुलाया और गाना गाना शुरू कर दिया। आप इसका मतलब लॉजिक समझ सकते हैं? आपको पता है कि 90 लाख रुपए का पेमेंट राज्य के खाते से सबसे पहले भौजाई के पास गया और भौजाई से फिर कलाकार के पास गया। ये जो कल्चर आप उत्तराखंड में ले आए, ये पैसा है जिसको आप राज्य सरकार खर्च करती है, ये आपके व्यक्तिगत खर्चों के लिए नहीं है। कभी आप बद्रीनाथ की चंदे का पैसा आप यात्रियों की सेवा में खर्च कर देते हैं, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता वहां घूमने आते हैं। कभी आप बद्रीनाथ में QR कोड लगाकर पेमेंट कहीं और डलवा देते हैं। चंदे चोरी में आप धंसे हुए हैं। उसके बाद पेपर लीक के सारे माफिया, मुझे बताइए कि कांग्रेस के दफ्तर से कोई बाहर निकला हो तो बताइए। सारे भाजपा के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। और आज युवाओं के हित की बात करी तो युवाओं के हित के लिए ना तो उनके कारोबार की बात हुई, ना पलायन वापसी होगा। मतलब रिवर्स पलायन की भाषण तो धामी जी ने बहुत दिए, लेकिन रिवर्स पलायन का कहीं पता नहीं है कि कहाँ पे होना है, किसका होना है। और तो और जो हमारे वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में जो टूरिस्ट की सेवा के लिए और तीर्थ यात्रियों की सेवाओं के लिए जो होटल्स और रेस्टोरेंट जो खोले गए थे, वो भी तबाही के कगार पर आ गए। पिछले वर्ष बड़ी भारी तबाही आई, उनको कोई अनुदान मिला नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के पास उनके लिए समय नहीं है। जब कोई समय मांगते हैं तो वो किसी गाने वाले को, नाचने वाले को बुला लेते हैं। तो यही कल्चर बीजेपी और कांग्रेस का है। कांग्रेस हमेशा जनता के हित की बात करती है और जब लास्ट के समय आएगा तो चुनाव की बात करेगी। प्रमुख विपक्षी दल उत्तराखंड के जितने भी हैं वो सरकार से एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने उत्तराखंड के लिए 9 साल में ऐसा कौन सा काम किया कि 2027 में आप जिसको परफॉर्मेंस के नाम पर ला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तमाम तरह के जिहाद खड़े कर दिए उन्होंने, और जिहाद खड़े होने के बाद असली है कि वो सेल्फ गोल कर दे रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे। अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक नया कानून पास किया कि जितने मौलवी हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। भाई, आप रजिस्ट्रेशन करें ना करें, जिसका धर्म है वो अपने धर्म का पालन अपने तरीके से कर लेगा। सरकार को क्या पड़ी आप इस तरह की चीजें लाने की, लेकिन केवल ये जिससे वो नैरेटिव बना सके। और मैं तो बीजेपी के कई मित्र हैं हमारे, उनसे हम एक सवाल पूछते हैं हमेशा कि यदि आप सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देंगे, प्रदेश से बाहर निकाल देंगे, तो फिर आपका कहना है कि आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो फिर हिंदू राष्ट्र में बिना अगर मुसलमान नहीं होंगे तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? आज सिर्फ मुसलमान का डर दिखाकर पूरे गढ़वाल कुमाऊं की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर, मैं खुलेआम आपके चैनल पर कह रहा हूँ, वोट ले रहे हैं और काम के नाम पर जीरो। ना ड्रोन से दवाइयां पहुंची, ना एम्बुलेंस की सुविधा पहुंची। शिक्षा व्यवस्था की हालत यह कि आपने 4000 के लगभग स्कूल बंद कर दिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात यह कि आपने पैरामेडिकल स्टाफ दूसरे राज्यों का भर्ती कर दिया। और आप उत्तराखंड के पर्यटनों की स्थिति ऐसी है, आज ये सीधी हम बात कर रहे हैं, जिस समय दूसरे राज्य से आने वाला तीर्थयात्री या पर्यटक किस चौराहे पर पिट जाए, ये हालात हमें बनाती है। ना हम उनके जो प्रकोप से कोई गुंडागर्दी नहीं करता है, ना तो अपने क्षेत्रवासियों की रक्षा कर पा रहे हैं और ना ही अपने राज्य के किसी गुंडा एलिमेंट से बाहर से आने वाले यात्री की रक्षा कर पा रहे हैं।
आखिर मुख्यमंत्री जी जो सुबह सुबह तैयार होकर इतना सुंदर सुंदर भाषण आपके चैनलों पर देते हैं, उन्हें कभी कभी शर्म भी महसूस होती है नहीं? मैं एक सवाल उनसे जरूर रहता है, कभी एक बयान सीधे सच्ची बात नहीं करते, जनता के हित की बात नहीं करते। राहुल गांधी की रैली का स्थल ट्रांसफर कराने में जितनी ताकत बेशर्मी इस पार्टी ने दिखाई, मुझे बताइए, अगर वो जैस्मिन सैंडलर्स को नहीं बुलाते या एक दिन बाद बुला लेते, एक दिन पहले बुलाते, तो कोई इसमें क्या आपत्ति थी? लेकिन उन्होंने दिखाने की कोशिश की। मैं तो धन्यवाद दूंगा इनका, बीजेपी के सभी नेताओं का, कि इन्होंने वो परीक्षा भी हमने पास करके दिखाई कि एक तरफ एक कोने में जैस्मिन सैंडलर्स का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं बगल में राहुल गांधी थे। अगर आप किसी भी तरीके के लोगों के जोश की तुलना कर ले, वहां सारे भाजपा के कार्यकर्ता अपने माता पिता और बच्चों के साथ बैठे हुए थे, और हमारे जो युवा हैं जो हर गली चौराहे पर हर वक्त इस बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था से ग्रसित है, परेशान है, और यहाँ तक कि आत्महत्या तक भी कर जा रहे हैं, तो तब भी वो लोग वहां पर खड़े होकर, खड़ी बारिश में, मैं स्वयं वहां मौजूद था, बारिश चल रही थी, हम भीग रहे थे, लेकिन हम खड़े होकर सुन रहे थे। और हम खाली जो कांग्रेस के लोग हैं इसलिए खड़े हैं ऐसा नहीं है, वहां जो आम युवा था जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जिसका किसी से कोई मतलब राजनीति से, वो केवल एक स्टूडेंट है, उसकी समस्या थी, एक व्यक्ति पूरे देश की राजनीति में से निकल कर आया, उसने कहा कि लाओ मैं आपके मुद्दे पर बात करूंगा, उसको सुनने के लिए वहां खड़े थे। राहुल गांधी का भाषण तो वो यूट्यूब पर भी सुन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद जाएंगे। लड़के लड़कियां सब वहां मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के गाल पर करारा तमाचा मारा, और देहरादून जिसे वो सोचते थे कि ये हमारा गढ़ है, उस गढ़ में बहुत बड़ी सेंध कर लग चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में किसी भी जगह पर, मुझे नहीं लगता कि अब जीतने वाली है। ऐसे ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, कल के कार्यक्रम के बाद बीजेपी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, और यही हमारी कांग्रेस की जीत है। हमें चुनाव में लोगों को ईंधन बनाकर इस्तेमाल नहीं करना है। हम उनके मुद्दों के साथ खड़े होंगे तो वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। इस पॉलिसी पर हम काम करते हैं। ठीक है, आशीष जी वापस आएंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपेंद्र, स्वागत है आपका। राहुल गांधी के जो कार्यक्रम हुआ, छात्रों की गूंज, नीट पेपर लीक की शिकार हुई देहरादून की जो छात्रा हैं रिया थापा, उनके पिता मंच पर रो पड़े। जब पीड़ित परिवार सीधे व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो फिर आप भाजपा इसे महज युवाओं को गुमराह करने वाला एक राजनीतिक कार्यक्रम करार करके कैसे पल्ला झाड़ सकती है? निश्चित तौर पर जिनकी बेटी ने अपनी जान गंवाई है, तो वो पिता भावुक भी होगा, और उन्हें भावुक होकर अपने भाव प्रकट करने का भी अधिकार है, उसका सभी सम्मान करते हैं। अब आते हैं इस पूरे कार्यक्रम की हकीकत के लिए। अच्छा, कांग्रेस ने भीड़ इकट्ठी करने के लिए जो वहां हैंगर लगाया था, जिसे वाटरप्रूफ टेंट कहते हैं, उसकी क्षमता 4,4500 से ज्यादा की नहीं थी। पहली बात तो ये कि हम इन चीजों को, तथ्यों को भी थोड़ा ध्यान में रखें। और 1800 1900 उसमें युवा भी जुटे उस कार्यक्रम में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन 2000 युवाओं को जुटाने के लिए, याशी जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वहां गिनती बता रहे हैं तो इन्हें शर्म आ जानी चाहिए। ये गिनती करते हुए झूठ बोल रहे हैं। ये आपसे सवाल क्या पूछा है? हमने छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आशीष जी, और वहां गिनती बता रहे हैं, शर्म भी यहाँ भी इसकी कलाई खुल रही है। अरे आपकी कलाई खुल रही है। आशीष जी, अरे एक जपेंद्र जी, होल्ड ऑन प्लीज। आशीष जी, ये कोई तरीका नहीं होता। फिर जब वो बीच में इंटरप्ट करेंगे तो आपको बड़ा खराब लगेगा। रुक जाइए। नहीं, आशीष जी सुन तो लीजिए, पहले वो सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, उनको वक्तव्य पूरा करने दीजिए। आशीष जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज। हाँ जी जपेंद्र जी, हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये तो तय आपने करना है, मीडिया ने करना है, जो वहां मौजूद था, प्रदेश की जनता ने करना है। ये कौन होते हैं भाई? आप मतलब जैसे ही आपकी दुखती रग के ऊपर उंगली रखो, आप बिलबिलाना शुरू कर देते हो। भाई आपने कहा आपके हिसाब से वहां 2 लाख लोग थे, हमने मान लिया ना। आपके हिसाब से तो 4 लाख युवाओं के रजिस्ट्रेशन भी हो रखे थे, वो भी हमने मान लिया था। नहीं, आप कह रहे थे कि भाई हमें जो है ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, 2.5 लाख के अप्रॉक्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन बताया था युवाओं का। पहले से ये चर्चा चल रही थी, अरुण शर्मा जी भी इस बात को जानते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी चीज ये कि मेरा सवाल आपसे ये बिल्कुल नहीं था उनकी भीड़ कितनी थी, वो कार्यक्रम कितना सफल साबित हुआ, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जब वो रिया थापा जी के पिताजी वहां रोए,
और एक पीड़ित परिवार अपना दर्द वहां बयां कर रहा था। आप सिर्फ इसे एक राजनीतिक कार्यक्रम करार करके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। लोगों की ये समस्या बिल्कुल। है। पेपर बिल्कुल, लीक एक और ये बड़ा भारतीय मुद्दा है जनता आज पार्टी- देश में, उत्तराखंड में। यशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी नहीं है। जिस नीट को लेकर इनके युवराज ने वहां स्टेज संभालने का नाकाम प्रयास करा, उसके ऊपर तो परीक्षा भी दोबारा हो गई है, उसके ऊपर रिजल्ट भी आ गया है, उसके ऊपर जो सुधारों की तरफ की सरकार ने कदम बढ़ाने थे वो केंद्र सरकार ने और शिक्षा मंत्रालय ने उन सुधारों की तरफ भी कदम बढ़ा दिए। ये शायद इन्हें मालूम नहीं था। अगर ये सारी चीजें मालूम होती तो वहां ये इस विषय को लेकर ही नहीं आते। और पूर्व में जो नीट की परीक्षाओं को लेकर देश में जितने भी युवाओं ने इस तरह के कदम उठाए हैं आत्मघाती, उनके परिवारों ने उन्हें खोया है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करती है। वो हमारे भारत के नौनिहाल थे, वो हमारे प्रदेश के नौनिहाल थे, इसमें कहीं कोई शक भी नहीं है। लेकिन कार्यक्रम की हकीकत के ऊपर तो आप हमें अधिकार दीजिए ना, कि हम कम से कम हम भी जब इन्होंने इतना आपने इनका इतना झूठ सुन लिया तो 2 मिनट आप हमें भी दे दीजिए कि ठीक है भाई, इस कार्यक्रम आपका की भी झूठ भव्यता सुन को लें। लेकर, चलिए, इस बताइए, कार्यक्रम के सुनाइए। इंतजामों को लेकर, इस कार्यक्रम में जो स्टेज सजा नाच गानों को लेकर, पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कि शराब के गाने के ऊपर, जाम छलकाने के ऊपर उत्तराखंड के समस्त कांग्रेसी नेता मंच पर नाच रहे थे और युवा भी नाच रहे थे, क्योंकि युवाओं का तो वो पसंदीदा विषय था। युवा इनका रंगारंग कार्यक्रम ही तो देखने आए थे जो जुटे थे। और बाकी तो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक के जो इनके युवा थे जिन्हें इन्होंने जुटाया था, वो लंबी लंबी दाढ़ी वाले, टोपी वाले और फल सब्जी बेचने वाले, काम करने वाले और उत्तर प्रदेश से आयातित किए हुए, उन्होंने सारी इनकी कलाई खोल दी, सारी पोल पट्टी खोल दी। तो आप कम से कम जो वहां की, और उत्तराखंड की मीडिया ने देखा भाई, चलो हम झूठ बोल देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, इनकी हर बात को नकारेंगे, लेकिन मीडिया ने तो वो सच देखा है ना। हाँ, 2200 युवा थे और वहीं कुछ किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, सैनिकों का कार्यक्रम था, अग्निवीरों का कार्यक्रम था। और इनकी जितनी संख्या इनके राहुल गांधी जी के लिए जुटाई गई, युवराज जी के लिए, उससे 20 गुना ज्यादा युवा वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, युवा मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। और ये इनका कितने बुरे दिन आ गए हैं कांग्रेस के, कि कांग्रेस का देश का सबसे बड़ा नेता आ रहा है और उस नेता के लिए भीड़ जमाने के लिए वहां नाच गाने का प्रोग्राम किया गया। याशी वहां जी, इनके रंगारंग पास सवाल कार्यक्रम का किया जवाब गया। हो तो बता दीजिए। गाने वरना बजाए कांग्रेस गए, का जो उद्देश्य जिम्मन ये केवल पढ़ रहे एक हैं ही, झूठ मूठ कि का, जो युवा इनका इन्हें रंगारंग यही बताने के लिए कार्यक्रम छोड़ देखने रहे आया हैं। है, इनके वो मुख्यमंत्री ने इनके काम कुछ युवराज नहीं के बताया इनको। भाषण तक किसी तरह वहां टिक जाए। जो युवा आया है उस युवा को युवराज का भाषण सुनाने के लिए इतना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करा कांग्रेस के नेताओं ने कि उन गानों के ऊपर वीडियो है भाई, वो वीडियो खुद बता रहे हैं किस तरह से जाम छलका रहे हैं। इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक दिन पहले जो आपका एक कार्यकर्ता जिसने वहां पे अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके सम्मान में आप 2 मिनट का मौन वहां धारण कर लेते। इतना बड़ा पंडाल सजा था, क्या इनके युवराज को और कांग्रेस नेताओं को इतनी चिंता नहीं थी? चलिए ठीक है, जबेन जी वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं युवाओं पर फोकस भारी चुनावी तैयारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं युवाओं पर फोकस बारी चुनावी तैयारी। चर्चा से मुद्दे पर दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, एक और जहां कांग्रेस युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी जी का एक सफल कार्यक्रम रहा ये, कैसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी। और भारतीय जनता पार्टी को असर हुआ है इस रैली का, वो तो कुंवर जपेंद्र जी के जितना उन्होंने विवरण दे दिया, इतना विवरण तो हमारे आशीष जी भी नहीं दे पाए उस प्रोग्राम से संबंधित।
इतना विवरण कुंवर जपेंद्र जी ने दे दिया। तो इसका मतलब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कल पूरे प्रोग्राम में यही करती रही कि कहां कहां हम लोग कमियां छांट सकते हैं, कमियों को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस प्रकार से तैयारी करी इस प्रोग्राम की, हमें भी लग रहा था कि शायद प्रोग्राम जिस मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, उसके बावजूद इस प्रोग्राम में इतने सारे लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया, कांग्रेस की मेहनत दिखती है और उसका राजनीतिक रूप से असर दिख रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बारे में बता रहे, निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार किया होगा जनता में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच, कि निश्चित रूप से उनको उत्साहवर्धन हुआ होगा इस पूरी भीड़ को देखकर। और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस इस टाइम बहुत रणनीतिक रूप से तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से उनको फायदा होगा इस बात का, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ हमने कल देखी बारिश के बावजूद। रुकिएगा जपेन जी, उधर से जाना हुआ शाम का, मेरा भी उसी तरफ से जाना हुआ। तो देखिए, इनका विपक्ष में जरूर हम भी हैं, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, दोनों ही एक साथ नाथ एक नागनाथ है। लेकिन मेहनत किसी की मेहनत को आप नकार नहीं सकते हैं। यदि मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी ने कुआंवाला में एक प्रोग्राम किया था, वहां पर अग्निवीरों को इकट्ठा करके उन्होंने उत्साहवर्धन उनको जगाने का प्रयास करा, या उनको भविष्य की नीतियों के बारे में बताने का प्रयास करा। वहीं शाम को फिर मनोरंजन परोसने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया प्ले ग्राउंड में। तो ये प्रयास चलते रहे, युवाओं को रुझाने के अपनी तरफ आकर्षित करने के, दोनों ही प्रकार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसका असर उत्तराखंड की राजनीति में जरूर पड़ने वाला है। और जिस प्रकार से कल से बयानबाजी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, निश्चित रूप से बहुत गहरा असर होगा। कि बयानबाजी किसी एक लेवल पर नहीं है, तमाम नेताओं द्वारा की जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इसका असर बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। यस जी, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर अरुण शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा, राहुल गांधी जी का आना, छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना, और एक सफल कार्यक्रम इसे माना जा रहा है। भले ही जपेन जी कुछ भी कह लें, लेकिन वहाँ पर युवा पहुँचे, उन्होंने अपना दर्द साझा किया। तमाम लोगों ने पेपर लीक और जिस तरीके से पेपर में कई समस्याएं लोगों को आती हैं, उन तमाम मुद्दों पर लोगों ने अपनी राय रखी, परीक्षाओं को लेकर अपनी राय रखी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को? यशी देखिए, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के कांग्रेस के लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी यहां आए और जनता के बीच में एक कार्यक्रम उनका हो। बिल्कुल, क्योंकि पिछले महीने ही उनका पंतनगर के बाद उनका दौरा कैंसिल हो गया था, अल्मोड़ा पौड़ी का, और उससे निराशा भी कुछ लोगों को हुई होगी। क्योंकि मुझे याद है पौड़ी में भी, उस जो कंडोलिया में, जो पौड़ी से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर है, जहां रांची स्टेडियम है उसके पास, वहां भी उस दौरान भारी भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का 9.5 साल का शासन है, उससे जनता त्रस्त हुई है, उसके खिलाफ जनता उनके पक्ष में खड़ी होगी, और इसी को लेकर वो ज्यादा तैयारी भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर केवल ये प्रदेश के युवाओं के लिए नहीं, ये कांग्रेस के लिए संजीवनी वाला कार्यक्रम था। एक संजीवनी मिली कांग्रेस को इस कार्यक्रम से, क्योंकि आखिर राहुल गांधी उनके सबसे बड़े नेता हैं। अब वो अगर आते हैं, जबकि देखिए, ये ठीक है कि जपेन भाई और आशीष भाई दोनों विपरीत ध्रुव में खड़े हैं, तो वो एक दूसरे की बात को काटेंगे। लेकिन हम लोग इतने सालों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो उससे पहले बड़े नेताओं के दौरे लगते हैं। और देखिए, कांग्रेस में जो प्रोजेक्टेड बड़े नेता है वो राहुल गांधी ही है। इसके अगर हम कहें मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाएगा, ठीक है, कांग्रेस के लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन बाहर के लोग नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह युवा इस कार्यक्रम से जुड़े, क्योंकि एक चीज भाजपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कि इस प्रदेश के जो लगभग 16-17 लाख युवा वोटर है, वो जिस भी तरफ जाएंगे उस चीज सरकार अगली बन जाएगी। क्योंकि ये युवा डिसाइडिंग फैक्टर है, जैसे महिलाएं डिसाइडिंग फैक्टर है उत्तराखंड में, उसी तरह युवा भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो
कांग्रेस ने जो टारगेट चुना, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही टारगेट था। उन्होंने खासकर युवाओं पे फोकस किया, और चूंकि राहुल गांधी को भी वो युवा ही बताते हैं, तो वो कोरिलेट करते हैं आपस में। युवा और राहुल गांधी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रतीत होते हैं हम लोगों को। तो उस दृष्टि से हम देखें तो कांग्रेस का वास्तव में कल का कार्यक्रम अच्छा था, सराहनीय था। और उस कार्यक्रम से जस्ट पहले जो बारिश हुई देहरादून के अंदर, बहुत बारिश हुई, लगभग 1.5-2 घंटे बारिश हुई, उसके बावजूद, उस बारिश के बावजूद इतनी भीड़ का जुट जाना, ये बहुत बड़ा काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को फ्लॉप करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगा, और ये स्वस्थ राजनीति भी नहीं। आपको पता था कि राहुल गांधी ने देहरादून आना है, आपने उसी दिन अग्निवीर का कार्यक्रम रख दिया सुबह, और शाम को जैस्मिन सैंडल का कार्यक्रम रख दिया। वही टाइम था जिस टाइम राहुल गांधी का प्रोग्राम था, उसी टाइम जैस्मिन सैंडल का प्रोग्राम था देहरादून में। अब उसको कितना पेमेंट दिया गया, क्यों दिया गया, वो अलग मैटर है, उससे हम नहीं जा रहे। जपेन जी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है जपेन जी, रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर हम राजनीति करते हैं और राजनीति विश्लेषण करते हैं, तो एक जमाने में, अगर आपको याद हो कि अगर एक जमाने में 2 अलग अलग पार्टी के लोग अगर चुनाव लड़ते थे और गलती से कहीं मिल जाते थे, और दोनों को एक ही जगह मीटिंग करने जाना है, तो वो एक गाड़ी में चले जाते थे। ऐसा नहीं करते थे कि एक की गाड़ी पुलिस से रुकवा दे और दूसरे की चली जाए, ये नहीं होता था। लेकिन अब राजनीति उस स्वस्थ परंपरा से अलग हटके चली गई है, और इसका प्रमाण है, यशी आप मेरी बात से मुझे लगता है सहमत होंगी ज्यादा, कि अगर राहुल गांधी का एक समान होता है विपक्ष के नेता का भी, अगर राहुल गांधी का प्रोग्राम कल देहरादून में था, तो कल जो तरह विज्ञापन है जैस्मिन सैंडल के अखबारों में, और जिस तरह होर्डिंग लगे, उससे पहले तो कई के कार्यक्रम हो गए हैं उस लोक पर्व में, किसी के होर्डिंग नहीं लगे, किसी के विज्ञापन नहीं आए। तो आखिर आप साबित क्या करना चाहते थे? कि ये राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल करने की मंशा थी या नहीं थी? अब वो किसकी थी वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी देखिए, प्लान टाइमिंग देखिए। सुबह अग्निवीर कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी, ठीक है, क्या कल ही करना था? ये आगे पीछे नहीं हो सकता था। जैस्मिन सैंडल को कल ही बुलाना था, टाइमिंग देखिए, और उसी टाइम जिस टाइम राहुल गांधी का कार्यक्रम चल रहा था। ये मतलब एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे अच्छी परंपरा नहीं लगी, और निश्चित तौर पर नहीं लगी तो मैंने वो बोल भी दिया, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचेगा, लेकिन हमको जो लगता है और मेरी जो भावना है, ये आम लोगों की भावना थी देहरादून में। कल मैं कई जगह गया था, तो आम लोग ये कह रहे थे कि ये राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल करने की प्लानिंग थी पूरी। ये कई जगह ये चर्चा थी, और ये चर्चा लंबी जाएगी। ये केवल इतने में इसका अंत नहीं होगा कि कल कार्यक्रम हो गया तो खत्म कर दी जाएगी, ये लंबी जाएगी चर्चा। जी जपेन जी बताइए। अनम्यूट कीजिएगा। आपने अरुण जी बहुत अच्छा हुआ जो ये विषय छेड़ा, और विषय पर इतनी बेबाकी से अपने विचार रखे। इससे समझ में आता है, सभी लोगों को समझ में आता है कि समाज के अंदर, या हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर, या हमारे मीडिया के बंधुओं के अंदर चल क्या रहा है, वो कहाँ क्या सोच रहे हैं। और फिर हमारा दायित्व बनता है कि हम आपके सभी उन सवालों का जवाब निष्पक्ष होकर दें, जैसे आपने निष्पक्ष होकर सवाल कर। इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि आपको भी मालूम है अरुण जी कि केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम परेड ग्राउंड पर चल रहा था, और उस कार्यक्रम का कल का समापन का दिन था। अब राहुल गांधी जी ने तो सुबह आना था, और कार्यक्रम वो शाम का था। अब इस चीज की अगर भारतीय जनता पार्टी को पता होता कि भाई राहुल गांधी जी भी लेट होते शाम को 7 बजा देंगे, तो हो सकता है कि हम उसे जल्दी निपटा लेते। ये कांग्रेस ने हमें सूचना नहीं दी, तो ये इस सूचना के लिए निश्चित तौर पर अगर हमारे पास सूचना आ जाती तो हम उसे जल्दी खत्म करवा लेते। अब
अब अगर कांग्रेस को इतना ही डर था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे कार्यक्रम को बाधित कर रही है, तो भाई जिस परेड ग्राउंड के लिए इन्होंने रात में इतना तमाशा करा, कानून व्यवस्था को धत्ता बताया, लोगों की नींद हराम करी, पत्रकारों से बदतमीजी करी, पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करी, तो ये वहां ये कह देते कि ठीक है जी, परेड ग्राउंड का जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा केंद्र सरकार का, और जब परेड ग्राउंड खाली हो जाएगा तब हम करेंगे यहाँ कार्यक्रम। क्योंकि इनके तो 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो रखे थे ना युवाओं के। पहले दिन उन्होंने कहा जी 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे पूरे हो गए हैं, अब आगे बढ़ गए हैं। फिर इन्होंने कहा एक दिन पहले कि हम तो 4 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। तो 4 लाख के लिए तो हमारे पास राजधानी में कोई स्थान है ही नहीं कि जहां पे 20-25 हजार से ज्यादा कहीं भीड़ जुटती हो। पहला तो यही इनकी कलाई खुल गई। हम बोलेंगे तो आप कहोगे जी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, इसका काम तो बोलना है। हमारा काम तथ्यों को जोड़ना, तथ्यों को जोड़कर हकीकत को जनता के सामने पेश करना है। जो आपके जहन में सवाल हैं, जो भी आपने सामने रखे, बहुत से बुद्धिजीवियों के मन में ये सवाल होगा। तो भाई पहले तो कांग्रेस की कलई वहीं खुल गई कि जो आपने हैंगर बनाया वहां, उसकी क्षमता मैक्सिमम 5000 थी, और आपने उत्तर प्रदेश से जो 40 साल से लेकर 70 साल तक का युवा आपने आयात करा, और जो इकट्ठा करके आप ये लेके आए, ना तो वो राजनीतिक लोग थे, ना वो सामाजिक लोग थे, वो सीधा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति के आपके खाद और पानी देने वाले लोग थे। 1700-1800 युवा आपका जुड़ गया, और उस युवा को भी अंतिम समय तक युवराज का भाषण सुनने के लिए आपको गाना बजाना करना पड़ा, वहां डीजे बजाना पड़ा, वहां आपको गाने बजाने पड़े, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं को वहां नाचना पड़ा। और मजे की बात देखिए, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो गाना बज रहा था, वहां जो गायिका गाना गा रही थी, वो तो केंद्र सरकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम था और उसका समापन था, और वही गाना डीजे पर कांग्रेस के मंच पे बज रहा था, और कांग्रेस के नेता वहां पे डांस कर रहे थे सारे कि भाई प्याला छलके, ये छलके, मतलब जो वो तो वहां तो चलो वो एंटरटेनमेंट था, वहां तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंचों के ऊपर देशभक्ति के गाने गुनगुनाए जाते हैं, राष्ट्रभक्ति की बातें होती हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर चर्चा की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, अपने नेता को सुनने के लिए, स्थानीय नेताओं को सुनने के लिए 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करते हैं। और कांग्रेस के देखिए कितने बुरे दिन आ गए कि 5000 के एंगर में 4000 लोग जुटे, 1700-1800 युवा था, बाकी आयतित आपके सारा वही तुष्टीकरण का वोट बैंक था, और उन्हें भी बांधे रखने के लिए आपको सारा दिन गाने बजाने पड़े, डीजे बजाना आशीष जी, पड़ा, ठीक है, सुनाई देनी जपेन जी सुन लीजिए सर, आशीष जी को भी सुन लीजिए, जवाब लेते चलिए। कांग्रेस की हकीकत है, ठीक है, समझना होगा हम सब लोगों। आशीष जी। यासी जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता ने अगर कोई वास्तव में कोई जेन्युइन बात की होती तो मैं उस पर चर्चा भी करता, लेकिन मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने शिक्षा व्यवस्था की जो कमियां हैं उसकी बात को कहा, और आप देखिए पूरे राहुल गांधी जी के पूरे भाषण में, पूरे कार्यक्रम में कहीं पर भी हमने ये नहीं कहा कि ये भाजपा सरकार आई है तो इसने गलत किया है, या फिर पहले हमने कहा जो शिक्षा व्यवस्था आज हिंदुस्तान में है इसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है, ये सुधार की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो हमारी अपोनेंट पार्टी जो आज देश में सत्ता पर है, बात करने को तैयार नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक और अभिजीत जो कॉकरोच पार्टी के चेयरमैन अध्यक्ष थे, उनको आज सुबह इन्होंने जबरन उठा लिया, और इसी तरह की दमनकारी पॉलिसी ये चला रहे हैं लगातार, और ये कहकर कि हाँ हम एक ऐसी सरकार है जो लोक हित में काम करती है। भाजपा की सरकार से, भाजपा के शासन से केवल लोक हित की बात अगर होती है तो इनके लोग वो 20-25 लोग हैं जिनके उद्योगपतियों को, जिनको संरक्षण देने का काम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनसे ये समय समय पर ईडी और सीबीआई बेचकर चंदा वसूलते हैं। तीसरा, एक और वर्ग है जिनकी कंपनियों को इनके दोनों पित्र कहें या मित्र कहें, कि वो दोनों उन कंपनियों को खरीद रहे हैं, और भारत में अब एक भी कंपनी ऐसी बड़ी नहीं बची जिस पर अदानी जी की नजर हो और उसको बेचा ना गया हो। अब आ जाइए मूल रूप से, ये सारी बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि जब हम
रोजगार और कारोबार की बात करते हैं तो हम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर भी काम करते हैं। मुझे उत्तराखंड राज्य के अंदर जो युवा हैं वो केवल होटल ढाबे पे काम करें और छोटे मोटे होटल चलाएं, किराए पर लेकर चलाएं या अपने बनाकर चलाएं, क्या इतने काम से ही उत्तराखंड का युवा तरक्की करेगा? आशीष जी, अब एक सेकंड रुकिएगा। जपेन जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं वापस आती हूँ आपके पास। जपेन जी बोलिए। एक सेकंड आशीष जी रुके एक सेकंड। हाँ, ये कुछ कह रहे, सुन लेते पहला जपेन जी। आशीष जी, आपका तो एक रटा रटाया जुमला है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मान्यवर, आपने सोनम वांगचुक जी का जिक्र कर दिया, बहुत अच्छा करा। हम करना चाह रहे थे लेकिन मन पसीज कर रह गए कि नहीं करते, लेकिन आपने छेड़ दिया। जिस तरह से ये कॉकरोच पार्टी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से निकली है, जिस तरह से पहले अन्ना हजारे जी का बेवकूफ बनाया गया, उनका इस्तेमाल किया गया। आप जरा सोनम वांगचुक अन्ना हजारे का सुनने की भी क्षमता रखिए। हम फिंगर अप करते हैं, हम बोलते नहीं, हम फिंगर अप करते हैं, हम फिंगर अप करते हैं। सुनिए मानने वाले, अरे सुनिए भाई, काय को जिम्मेदार है? आपकी तो दुखती रग पे अंगूठा गया नहीं और आपके सांस निकलने शुरू चाहिए। आपके तो अभी तो अंगूठा दबाया भी नहीं, अभी तो हाथ बढ़ाया आपकी और आपके सांस निकलने शुरू। जिस तरह से अन्ना हजारे जी का बेवकूफ बनाया गया, सोनम वांगचुक जी का 2 दिन पुराना वीडियो सुन लीजिए। सोनम वांगचुक जी का 2 दिन पुराना वीडियो सुन लीजिए। आपकी कलई तो उन्होंने भी खोल दी, उन्हें बेचारों को बलि का बकरा बना दिया, उन्हें बेचारों को बलि का बकरा बना दिया। और जब तक उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस और आपियों पापियों ने हमारा बलि का बकरा बना दिया, तब तक उनकी सेहत बेचारी इतनी चली गई थी। वो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कभी भी आपको उनके प्राणों की आहुति नहीं लेने देंगे, ना आपियों को, ना पापियों को, ना कांग्रेसियों को। तो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लेते? धर्मेंद्र प्रधान से क्या मजबूरी है आपकी? इसलिए कि आपका शिक्षा माफिया का खड़ा किया गया तंत्र, आपका नकल माफिया का खड़ा किया गया तंत्र, आज धर्मेंद्र प्रधान जी नेशनल नाबूद करने में लगे। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले आपको ले चलते हैं संभल, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ऐसे भगवान हरिहर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे जनपद संभल में चंदौसी, जो वृंदावन कहा जाता है इस क्षेत्र का, चंदौसी में गणपति की 145 फुट और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा के भी अनावरण का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी महानुभावों को जिन्होंने चंदौसी को यह उपहार दिया है, गणपति विघ्न विनाशक गणपति की 145 फुट ऊंची प्रतिमा और प्रभु श्री राम की 151 फुट ऊंची प्रतिमा को बनाना और इंतजार करना, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन मूर्तियों का मैं अनावरण कर सकूं। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी संभल वासियों को, चंदौसी वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने जो पहले भी कहा कि श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं। और यही तो पाप यहां भी किया था।
श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था और संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां पर किस प्रकार की यातनाएं दी गई। 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हो पाई। आक्रांताओं की गुलामी और विभाजन का खामियाजा क्या होता है, ये हमने संभल के अंदर देखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है, उसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब कोई इन 68 तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएगा, इन कूपों के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई 84 कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा नहीं खड़ा कर पाएगा। देख रहे थे ना, 10,000 एकड़ लैंड यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के लोगों को जमीन दो। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो, उन्हें घोषित माफिया घोषित करो। इन्होंने लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम समाप्त कर दे और कहीं कोई साक्ष्य न रहे, इसके लिए इन्होंने चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लैंड रिकॉर्ड को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। और सत्य अंततः अपना स्वरूप दिखाता ही है और स्वरूप उसने दिखाया है वैसे ही जैसे 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बहन और भाइयों, इसीलिए हम लोग अब यहां पे जोई में यहां पर पुलिस लाइन का निर्माण भी कर रहे हैं। संभल के अंदर पीएससी की बटालियन का गठन भी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनने जा रहा है और संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी। बहनों और
भाइयों, अपनी विरासत का संरक्षण करना हर नागरिक का दायित्व बनता है, लेकिन जिन लोगों ने इस विरासत को अपमानित किया, और संबल को यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े सौगात दिए हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं युवाओं पर फोकस बारे चुनावी तैयारी। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपके इस मुद्दे पर लूंगी। जिस तरीके से युवाओं को लेकर दोनों ही सत्ता दल, दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा इस वक्त हम देख रहे हैं। जंतर मंतर पे किस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी अब कह रही है कि हम अनशन को आगे बढ़ाएंगे। इन तमाम विषयों को अगर हम देखें तो कैसे देख रहे हैं? देखिए यशी, एक ना जो खासकर जो ये पेपर लीक वगैरह मामले हुए, ये परीक्षाओं में धांधली हुई, इनको लेकर युवाओं के बीच में एक आक्रोश तो है, क्योंकि उनको ये लगता है कि देखिए, उनको ये लगता है कि उन्होंने जो इतनी दिन की मेहनत करी थी, उस मेहनत पे अचानक किसी ने आके पानी फेर दिया। और यही राहुल गांधी की रैली में दिखा, जब वो लड़की के पिता वहां थे जिसने आत्महत्या कर ली नीट पेपर के कैंसिल होने के चक्कर में। और केवल यहाँ नहीं, ये पूरे देश में जगह जगह ये इंसिडेंट हुए हैं कि तमाम लोगों ने आत्महत्या की। ये बुरी स्थिति है। आप युवाओं को आपने प्रोत्साहित करने के बाद हतोत्साहित कर रहे हैं। प्रोत्साहित करना चाहिए था, आप हतोत्साहित कर रहे हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अचानक वो भावनाओं में बह के कोई गलत कदम उठा देते हैं। मैं आत्महत्या को जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे भावुक लोग होते हैं, वो गलत कदम उठा देते हैं। तो ये नुकसान इस देश का है। वो जो युवा इस देश के लिए कुछ कर सकता था, अगर वो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये देश की क्षति है, देश की हानि है। हमको किसी भी तरह इन सारी चीजों को लीक प्रूफ बनाना चाहिए, जिससे कम से कम वो युवा को का योगदान देश के लिए लेना, मतलब भविष्य में लिया जा सके। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे युवाओं पर फोकस बारी चुनावी तैयारी, जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक दल यहाँ पर युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि युवा किसके साथ जाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।